हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 47 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 46 लेक्चर हो चुके हैं। व्हाट आई मीन्स, मैंने 90% इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। सिर्फ ओनली रिमेनिंग 2 या 3 लेक्चर रिमेनिंग रह गए हैं। उसके बाद आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखना कैसे है, देखो दो तरीके हैं देखने के। या तो आप मेरे चैनल को खोलिए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए तो आपको एक फोल्डर मिलेगा इंडियन पॉलिटी का, वहाँ सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ तो सारे वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 47 ऑफ इंडियन पॉलिटी रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखते हैं। देखो ये वीडियो वेडनेसडे एंड संडे, वीक में 2 दिन आता है, याद रखना। और दिन में 3 बजे, कब? दिन में 3 बजे ये 2 दिन आता है, वेडनेसडे और संडे को, याद रखना। चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इंडिया। ये पूछा है कि बताइए इंडिया के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट चूज करिए, सही है या गलत है, जो भी अपन देखेंगे। क्लियर। जो नीचे लिखा होगा, बट हमें नहीं बताना, हमें नहीं पढ़ना भी। हमें यह जानना है कि कौन कौन से आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिलेट करते हैं इलेक्शन कमीशन से। क्लियर। या फिर इलेक्शन से। तो अपन एक एक से आर्टिकल समझते हैं। देखो लिखता हूं मैं आपको, इलेक्शन आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक रिलेट करते हैं इंडिया के इलेक्शन से। देखते हैं, एक एक समझते हैं। आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 कहता है सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल टू इलेक्शन वेस्टेड टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो क्या है कि इलेक्शन कमीशन, जैसे आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और इसी के हाथ में है इलेक्शन कराना इंडिया में। अब कौन से इलेक्शन कराना वो अपन डिटेल में जानेंगे आगे क्वेश्चन में। देखो क्या है कि पहला जो आर्टिकल है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो यू वुड प्रोवाइड द आंसर ओनली आर्टिकल नंबर 324। याद रखोगे। देन आफ्टर आर्टिकल 325, आर्टिकल 325 क्या कहता है? नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल और क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल और इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स। क्लियर। आर्टिकल 325 कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन, कास्ट या सेक्स बेसिस पर उसको वोटिंग लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। क्लियर। क्लियर। हर आदमी का अधिकार है वोट देने का, अपनी गवर्नमेंट को चूज करने का, इफ दे आर इंडियन सिटीजन। क्लियर। और अबव 18 ईयर, याद रखोगे। देन आफ्टर आर्टिकल 326, आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 कहता है इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू बी based on adult
सफरेज, याद रखोगे। एडल्ट सफरेज जैसे आप जानते हो कि वोटिंग राइट है आर्टिकल नंबर 326। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है वोटिंग राइट से, तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है, आर्टिकल 326 रिलेट करता है वोटिंग राइट से, तो आर्टिकल 326 हमको देता है वोटिंग राइट। देन आफ्टर आर्टिकल 327, आर्टिकल 327 क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट, क्या है पावर ऑफ पार्लियामेंट, टू मेक प्रोविजन टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन होते हैं उसके प्रोविजन की पावर, उसके प्रोविजन को बनाने की पावर पार्लियामेंट के हैंड में है अंडर आर्टिकल 327, याद रखना। देन आफ्टर आर्टिकल 328 क्या कहता है, आर्टिकल 328 कहता है पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आज लेक्चर बड़ा हो सकता है, याद रखना। टू मेक प्रोविजन टू इलेक्शन इन सच लेजिस्लेचर, अपने खुद के लेजिस्लेचर, खुद के विधानसभा या विधान परिषद में इलेक्शन कराने के प्रोविजन को बनाने की पावर किसमें होती है, स्टेट लेजिस्लेचर में अंडर आर्टिकल 328। अब एक और आर्टिकल बचा, देख लीजिए आप, एक और बार नजर मान लीजिए इन आर्टिकलों पर, ठीक है, पॉज कर लेना। अब देखो क्या है, अब एक और आर्टिकल बचा है हमारा 329। आर्टिकल 329 कहता है बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट इन इलेक्ट्रल मैटर। क्या है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता इन इलेक्ट्रल मैटर में, यह आर्टिकल दिया है 329। तो आपको याद होगा पूरा आर्टिकल। अब अपन समझते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडिया। ये पूछा कि बताइए इंडिया के रेफरेंस से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय इक्वल पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इन सभी को इक्वल पावर होती है, इक्वल सैलरी मिलती है, बट अलग अलग सैलरी नहीं मिलती कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़्यादा मिलेगी कि उसको कम मिलेगी। इवन दोनों सभी के पास जो 3 मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन तीनों मेंबर पर सेम पावर है, सेम सैलरी मिलती है। क्लियर। देन आफ्टर फर्स्ट गलत हो गया। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एंटिल्ड टू सेम सैलरी एज इज प्रोवाइडेड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है, जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है, याद रखना। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर ऑन लाइक ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको भी उसी तरीके से रिमूव किया जाता है। अब वो कौन सा है, तो देखो आप आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4 ये पढ़ो आप आर्टिकल। इसमें लिखा हुआ है प्रोसेस टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। सेम एज इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है, और कौन से ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट। कौन सा, मिसकंडक्ट, याद रखना। देन आफ्टर सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 5 years फ्रॉम द डेट ही एज्यूम हिज ऑफिस और टिल द डे ही अटेन द एज ऑफ 62 years whichever is earlier। गलत बिल्कुल। जो इलेक्शन कमिश्नर की जो टर्म होता है वो 6 years होता है, ना कि 5 years होता है, याद रखोगे। और टिल द एज ऑफ 65 years, नॉट 62 years। तो इसका सही कौन सा है, सेकंड एंड थर्ड।
द स्टेटस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू, ये पूछा कि बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस किसके इक्वल होता है इंडिया में, तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के इक्विवेलेंट होता है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस। व्हाट इज टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मैंने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या है, 6 ईयर टिल द एज ऑफ 65 ईयर, क्या है 6 ईयर टिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, याद रखना। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, जैसे मैंने बताया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको रिमूव किया जाता है सेम एज रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है। कैसे होता है, जब रिजोल्यूशन पास होता है फ्रॉम द पार्लियामेंट विथ 2/3 मेजोरिटी प्रेसिडेंट रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखोगे तो यही है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट, याद रखना मिसकंडक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाई, ये पूछा है कि बताइए इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव किया जाता है, तो देखो ये चीफ नहीं है, यहां कंफ्यूज हो जाओगे आप, चीफ और इलेक्शन कमिश्नर में पहले अंतर देखना, क्वेश्चन को क्या है बारीकी से पढ़ा करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको बारीकी बिल्कुल बिल्कुल शार्पनेस तरीके से देखना है आपको क्वेश्चन को। अगर चीफ लगा होता तो इसका आंसर चेंज हो जाता, और चीफ नहीं लगा है इसलिए इसका आंसर भी डिफरेंट होगा। तो क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करता है बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, समझे मेरी बात को, समझे, बट वहाँ रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट पे है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिजोल्यूशन पासेस बाय बोथ हाउस विथ 2/3 मेजोरिटी, क्लियर। बट यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखना। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ये पूछा कि बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ऑल इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल है, पूछा कि बताइए इलेक्शन कमिश्नर के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो मैंने बताया था 324 आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूछा कि बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमीशन कभी भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन नहीं कराता है। इट इज डिपेंड ऑन द हाउस मेंबर ऑफ हाउस, जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे उन पर डिपेंड करता है इलेक्शन टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विच इज वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो वही कराते हैं, बट डिप्टी चेयरमैन तो वही होता है, तो डिप्टी चेयरमैन होगा यहाँ पर, चेयरमैन नहीं होगा, यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन करो आप, तब ये गलत होगा। हालांकि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा तो वही होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है, क्लियर। टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द म्यूनसिपालिटी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल गलत है। म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, कौन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इसका आर्टिकल कौन सा है, भूल गए क्या, प्रीवियस बताया था 243 क्लॉज के, कौन सा 243 क्लॉज के, टू मेक अ डिसीजन ऑन ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्शन, बिल्कुल गलत है। इसके डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, तो तीनों गलत है, नन ऑफ द अबव। द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूछा कि बताइए फंक्शन क्या इलेक्शन कमीशन के, टू कंडक्ट ऑल इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, बिल्कुल सही है। टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। टू रिकमेंड फॉर प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ एनी स्टेट not in condition to hold or conduct free and fair election in a matter, it is not a work of election commission, it is a work of governor under article number 356। अंडर आर्टिकल नंबर 356 में गवर्नर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए स्टेट में, क्योंकि स्टेट इज नॉट वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। और फोर्थ क्या कहता है, टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉल लिस्ट, बिल्कुल सही है, क्लियर। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बी आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, ये बताइए इसमें तो कौन सा इलेक्शन कमीशन से रिलेट नहीं करता है।
टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, बिल्कुल गलत है, ये नहीं करता, क्योंकि नोटिफिकेशन इलेक्शन को निकालने का प्रेसिडेंट के हैंड में है। इफ पार्लियामेंट इलेक्शन इज होल्डिंग, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होना है तो वो गवर्नर नोटिफिकेशन निकालता है, और पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकालता है। सेकंड कहता है टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्शन सिंबल, बिल्कुल राइट है। टू सेटल द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन, बिल्कुल राइट है। टू कंडक्ट इलेक्शन पीसफुली, बिल्कुल सही है, क्लियर। तो फर्स्ट गलत है, टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ये प्रेसिडेंट निकालता है इफ इलेक्शन हेल्ड इन पार्लियामेंट, और अगर इलेक्शन होते हैं स्टेट असेंबली में तो गवर्नर निकालता है। विच ऑफ द इलेक्शन सिस्टम हैव बीन एडॉप्टेड फॉर डिफरेंट इलेक्शन इन इंडिया, ये बता रहा है, पूछ रहा है कि बताइए हमारे इंडिया में कौन कौन से मेथड को एडॉप्ट किया है इलेक्शन कराने के लिए। देखो, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑन द बेस ऑफ एडल्ट सफरेज, बिल्कुल सही है। जो लोकसभा का इलेक्शन होता है जिसमें आप वोट देते हो वो होता है कौन सा, एडल्ट सफरेज से, वी कैन से यूनिवर्सल वोटिंग, हर किसी आदमी को वोट देने का हक है हु इज अबव 18 ईयर और 18 ईयर, क्लियर। तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं बाय वोटिंग। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय सिंगल ट्रांसफर वोट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं ये इसमें वोटिंग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करे जाते हैं वही वोट करते हैं, क्लियर। तो क्या है कि उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का यूज करा जाता है, क्लियर, याद रखना। लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल बात है। लिस्ट सिस्टम हमने कभी एडॉप्ट ही नहीं किया। लिस्ट सिस्टम में होता क्या है, कौन सी मेथड है, इसमें इलेक्शन कैसे होता है सर? देखो, इसमें इलेक्शन ऐसे होता है जैसे मानिए कोई पार्टी है, पार्टी बेसिस पर इलेक्शन किया जाता है। अब बोला गया कि आप अपने कैंडिडेट की लिस्ट दे दीजिए हमको कि हम इतने लोगों में से चूज करेंगे अपने मेंबर, अगर हमारी पार्टी पावर में आती है। तो क्या इलेक्शन पार्टी बेसिस पर होता था, वोटिंग किसी लीडर के नाम पर नहीं डलती थी, वो पार्टी के नाम पर डलती थी, उसके सिंबल के नाम पे। फिर जब जो पार्टी मेजोरिटी में आती थी वो अपने मेंबर की लिस्ट दी थी, उसको चूज कर लेती थी। ये होता है लिस्ट सिस्टम, बट हमारी इंडिया ने इसको अडॉप्ट नहीं किया यानी मेथड को। देन आफ्टर कुमुलेटिव वोटिंग सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल गलत है, ये भी अडॉप्ट नहीं करा। तो फर्स्ट सेकंड सही है, दो मेथड हमने अडॉप्ट करी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम और एडल्ट सफरेज डायरेक्ट इलेक्शन। हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डेफिनेटली प्रेसिडेंट करता है, डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करता है, और इसी के बाद प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करता है एमपी को फ्रॉम द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इफ अ इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर इलेक्टेड लॉस ही डिपॉजिट, इट मीन्स, ये पूछा कि बताइए जैसे आप जानते हो कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो उसे अपना कुछ मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है सिक्योरिटी बेसिस पर, और अगर उसको इलेक्शन के बाद 1/6 वोटिंग नहीं मिली, मतलब जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग होगी उसका 1/6 वोट नहीं मिला, उससे कम मिला, तो उसने जो सिक्योरिटी जमा करी थी, डिपॉजिट जमा किया था, वो डूब जाएगा। अगर वो 1/6 से अबव वोट ले आया तो डेफिनेटली जो सिक्योरिटी दी थी वो वापस मिल जाती है, क्लियर क्लियर। तो ये क्या है, एक तरीके से सिंसियरिटी दिखाता है। कई सारे लोग बिना वजह भर देते हैं फॉर्म, तो सिक्योरिटी इसलिए रखी गई थी कि ये अननेसरी लोग बाग खड़े ना हो इलेक्शन में, इनका पैसा डूब जाए, क्लियर। तो यही कहानी है, क्लियर। देखते हैं, द पूलिंग वॉज वेरी पुअर, नहीं ये रीजन नहीं है। द इलेक्शन वॉज फॉर मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी, डेफिनेटली, पर नहीं, कंफर्म नहीं बोल सकते, स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते। द इलेक्टेड कैंडिडेट विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वॉज वेरी मार्जिनल, बिल्कुल गलत है। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टेड, बिल्कुल सही है, ये सही है। कैसे सही है? देखो, मानिए आदमी कब जो कंटेस्टेंट लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा, तो उसको कब पता चलेगा कि मैं इलेक्शन हारने वाला हूँ, इवन उसको कब उसकी सिक्योरिटी जाएगी, मोस्ट कंडीशन में जब जाएगी जब मानिए एक कंस्टिट्यूएंसी में 1000 वोट है और वहाँ मानिए कि 100 लोग खड़े हो गए उस कंस्टिट्यूएंसी में, तो आपको लगता है कि 1/6 वोट कोई कैंडिडेट ला पाएगा? क्योंकि वोटिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी तो सभी की सिक्योरिटी चली जाएगी। तो यही रीजन है। द डिसीजन टू डिस्क्वालिफिकेशन द पर्सन डिक्लेयर कन्विक्ट बाई कोर्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन हैज बीन मेड बाई, ये पूछा कि बताइए कि कोई भी
कैंडिडेट कन्विक्ट हो जाता है किसी क्राइम से, तो डिसक्वालीफाई कौन करेगा उसको? देखो ये करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में रूल है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्लियर? इसी एक्ट के जरिए डिसक्वालीफाई करा जाता है उन मेंबरों को टू कंटेस्ट द इलेक्शन जो भी कन्विक्ट होते हैं फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज। द राइट टू वोट इन इंडिया, देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, राइट टू वोट इन इंडिया क्या है? देखो 2009 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 2009 में, जिसको बोलते हैं कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी डिसीजन में बोला गया था जो आर्टिकल नंबर 326 है जिसमें राइट टू वोट दिया है, ये एक लीगल राइट है। क्या है? लीगल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इट इज अ लीगल राइट। वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर वॉज एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन। देखो क्या है कि बिफोर 1988 से पहले वोटिंग एज थी हमारे इंडिया में 21 ईयर। कितनी थी? 21 ईयर। बट क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने सोचा कि लोगों को, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एडल्ट की एज ही 18 ईयर है, तो डेफिनेटली उनको भी मौका मिलना चाहिए वोट देने का। तो इसी को देखते हुए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 हुआ, जिसमें क्या करा गया, 21 ईयर एज की जो वोटिंग थी उसको 18 ईयर कर दिया। अब 18 साल या 18 साल से बड़ा बच्चा वोट कर सकता है। क्लियर? और ये 1989 में एनफोर्स हो गया, वी कैन से वर्क में आ गया, और 1989 में पहली बार 18 साल या 18 साल से बड़े बच्चे भी वोट दे रहे थे। तो ये कब हुआ? 1989 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्जिट पोल इज करेक्ट? देखो एग्जिट पोल क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि इलेक्शन के बाद कई सारे न्यूज़ चैनल अपनी पोलिंग देते हैं कि यार हाँ ये कैंडिडेट जीतने वाला है इस कंस्टिट्यूएंसी से, किसकी सरकार बनने वाली है। बट ये इलेक्शन से पहले नहीं देते हैं, इलेक्शन के बाद देते हैं। तो वही एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे, मतलब इलेक्शन के बाद सर्वे होता है और वोटर रिगार्डिंग द कैंडिडेट ऑन हुज फेवर दे हैव एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। क्लियर? किसके फेवर में उसने वोटिंग दिया है। जैसे आप जानते हो कि पोलिंग बूथ के बाहर कई सारे न्यूज़ चैनल खड़े रहते हैं, न्यूज़ चैनल के एंकर और जितने भी जो भी होते हैं मेंबर न्यूज़ चैनल के, वो खड़े रहते हैं और वो पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया है। अब अधिकतर तो 70% उसमें सच बोल जाते हैं और 30% झूठ बोल जाते हैं। तो ये मोटा मोटा एस्टिमेशन लगा के बता देते हैं कि कौन की सरकार बनने वाली है, और अधिकतर गलत भी हो जाते हैं कभी कभी, जरूरी नहीं है। क्लियर? तो यही है एग्जिट पोल। दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड, ये पूछा है दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था? तो गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। क्या है? गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के ऊपर रिकमेंड किया था, और ये कमेटी 1993 में सेटअप हुई थी। कब? 1993 में, याद रखना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कंट्री वेयर, पूछ रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है उन कंट्री के लिए जहां पर 2 पार्टी सिस्टम हैज डेवलप, जहां पर 2 पार्टी का सिस्टम हो, वहां जरूरी नहीं है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पूछा कि बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज 5 मेंबर बॉडी। नहीं, इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है। क्या है? 3 मेंबर बॉडी। कैसे? देखो 1989 में ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, बट एनहांसिंग द वर्किंग ऑफ द इलेक्शन ड्यू टू इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया। क्या बना दिया? 3 मेंबर बॉडी बना दिया। 3 मेंबर होंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। बट 1990 में ये फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बन गई। कौन बन गई? सिंगल मेंबर
बॉडी बन गई। अगेन 1993 में इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया। बट ये करता कौन है ये काम? ये काम करते हैं प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट के हैंड में होता है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? देखते हैं। तो 5 मेंबर नहीं है, 3 मेंबर है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। बिल्कुल गलत है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि शेड्यूल क्या होगा इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट और मर्ज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सही है। मर्ज और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का स्प्लिट होना, मर्ज होना, ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। बट डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड ओनली। द इलेक्शन कमीशन वॉज कन्वर्टेड इंटू 3 मेंबर कमीशन इन द फॉलोइंग ईयर। देखो 3 मेंबर कमीशन 1989 में इसको चेंज कर दिया था, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ये पूछा कि बताइए इसमें तो कौन सा इलेक्शन इलेक्शन कमीशन नहीं कंडक्ट कराता? लोकसभा कराता है? बिल्कुल कराता है। राज्यसभा? बिल्कुल। प्रेसिडेंट इलेक्शन? बिल्कुल। लोकल बॉडी नहीं कराता, लोकल बॉडी कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अंडर आर्टिकल नंबर बताओ, फिर रिपीट कर रहा हूं इसी लेक्चर में, 243 क्लॉज के। याद रखोगे? चलते पढ़ेंगे। विथ रेफरेंस टू डीलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूछा कि बताइए डीलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द ऑर्डर ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही है। When the order of delimitation commission are laid before the Lok Sabha or state legislative assembly, no modification can be done in the order। बिल्कुल सही है, बहुत सही है। अब ये डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है? देखो अभी आप लेटेस्ट सुन रहे होंगे, अभी साउथर्न स्टेट में इसका बड़ा ऑब्जेक्शन उठ रहा है। क्यों? अमित शाह जी साउथ स्टेट में गए थे तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठा दिया था कि डीलिमिटेशन कमीशन 2026 में सेटअप करा जाएगा। अब वो करता क्या है? तो क्या करता है ये कंस्टिट्यूएंसी, जो पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर होते हैं, वो डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ज़्यादा मेंबर उस स्टेट में। तो क्या है कि साउथर्न स्टेट का ऑब्जेक्शन ये है कि हमने फैमिली प्लानिंग को यूज़ करके हमारी स्टेट की पॉपुलेशन रिड्यूस कर ली। अब अगर डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप होता है तो हमारी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। तो इसलिए वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं डीलिमिटेशन कमीशन का। डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है? टू डिसाइड दी बाउंड्री ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया। बाउंड्री, जो कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्री है उसको डिसाइड करना। जितनी पॉपुलेशन बेसिस पर कंस्टिट्यूएंसी बनती है, याद रखना, एरिया बेसिस पर नहीं बनती, पॉपुलेशन बेसिस पर बनती है कंस्टिट्यूएंसी। कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि बराबर हर कंस्टिट्यूएंसी का जो रेशो निकलना चाहिए वो बराबर निकलना चाहिए। तभी कुछ कंस्टिट्यूएंसी बड़ी होती है बट पॉपुलेशन सिमिलर होती है। तो क्या है? कंस्टिट्यूएंसी डिपेंड करती है पॉपुलेशन पर, ना कि एरिया पर। अगर एक बार डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप हो गया तो उसको कोर्ट भी उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? दूसरा क्या है? डीलिमिटेशन कमीशन के जो रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी बिफोर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। इवन हमारे इंडिया में कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप हो चुका है? तो 1953 में सेटअप हुआ था सबसे पहले, फिर हुआ था 1962 में, देन आफ्टर 1972 में, देन आफ्टर 2002 में। अब 2026 में डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप होने की बात चल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल वोटर डे। ये पूछा कि नेशनल वोटर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 25 जनवरी को, 25 जनवरी को क्या हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप करा गया था। क्या सेटअप करा गया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2011 से सेलिब्रेट किया जा रहा है 25 जनवरी एज अ नेशनल वोटर डे। याद रखना। तो इसी के साथ आपके मैंने पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन करा दिए। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना है। और खुशी की बात यह है
कि आपकी इंडियन पॉलिटी जल्दी खत्म होने वाली है। 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं, तो पूरे लेक्चर देख लीजिए, आपके मिस ना हो जाए एक भी क्वेश्चन एग्जाम में, आपकी कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो जाए जब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, रिक्वायरमेंट है। क्लियर? मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, 48 लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।